हमारा लाइव क्लास का तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है। व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बैलेंस इट। तो मैं क्या यहाँ पर जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले उनके लिए यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या है, लाइव क्लास खत्म होने के बाद इनको एक बार जो है आप लोग याद कर लीजिएगा इसी फॉर्म में, बट मेन है कि आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। स्क्रीन साफ नहीं आ रही, जो बच्चा लिख रहा है स्क्रीन साफ नहीं आ रही, तो आप लोग थोड़ी सी जो है अपना क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, 360 से अबव चले जाइए। तो यहाँ पर देखो है, वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर, तीर या एरो बोल दो, वह समीकरण जिसमें तीर के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित समीकरण कहलाता है। एक केमिकल इक्वेशन आप सभी ने देख रखी है, रासायनिक समीकरण देख रही है, उसमें जो एक तरफ होते हैं अभिकारक और एक तरफ होते हैं क्या, उत्पाद। तो जब अभिकारक में उपस्थित तत्व और उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं, परमाणु की संख्या जो होती है वो समान होती है, तब वो जो समीकरण होता है तब हम उसे बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के पालन के लिए संतुलित किया जाता है। अब इसको बैलेंस क्यों करते हैं, सीधा सीधा एक नंबर में आपसे पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, बिना संतुलित किए क्या नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछ सकता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। वॉइस नहीं आ रही है क्या, वॉइस क्लियर आ रही है, वॉइस नहीं आ रही एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। एक बच्चा कमेंट कर रहा है वॉइस नहीं आ रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, इसके पीछे का जो रीजन है वो हमको अच्छे से याद कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। तो लोहे की वस्तुओं को नमी और वायु के संपर्क से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। पेंट की परत लोहे को संक्षारण से बचाती है, जिससे धातु लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और खराब नहीं होती। क्लियर है। वी अप्लाइड पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इनटू कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर एंड एयर। द लेयर ऑफ पेंट एक्ट्स एज अ बैरियर दैट प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम कोराइजन, इंश्योरिंग द metal remains durable and does not degrade over time. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव 2 एग्जांपल्स। तो जब एक अम्ल और एक क्षारक आपस में क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं तो इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। A reaction in which an acid and a base react together to produce salt and water is called a neutralization reaction. Example देने हैं तो NaOH plus HCl एरो NaCl plus H2O, एक ये याद कर लेना। दूसरा जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा एरो KNO3 plus H2O। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। वाई शुड कर्ड एंड सॉर सब्सटेंसेज नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो दही और खट्टे पदार्थों में एसिड होता है, अम्ल होता है। यह अम्ल पीतल और तांबे के साथ अभिक्रिया करके जहरीले धातु यौगिक बनाता है, जो भोजन को जहरीला बना देता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं आराम से क्या है, वीडियो को रोक करके या फिर आराम से, जब मैं हिंदी वाला पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ साथ इंग्लिश में पढ़ते चलेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ लेकर के चलेंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी होगी और फायदा भी नहीं है उसका ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, 2 उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपका ये पूरा जो है 100% बनना ही बनना है। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इसको जो है बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं इसमें। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल प्रदान करते हैं, वो धर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करते हैं। सिंपल सा अगर हम देखें, मेटल ऑक्साइड्स दैट रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड amorphic oxide. They show both acidic and basic properties.
एग्जाम्पल में आप लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। भर्जन में सल्फाइड, अगर हम इंग्लिश वाले बच्चों की बात करें, भर्जन निस्तापन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्किनेशन। ठीक है, कैल्किनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भर्जन में सल्फाइड अयस्क को वायु की अधिकता में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जबकि निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में गर्म किया जाता है। भर्जन SO2 गैस मुक्त करता है, जबकि निस्तापन CO2 गैस मुक्त करता है। तो इसको जो है अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण दीजिए। व्हाट इज एन एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, गिव द इक्वेशन। तो जब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल और एक अल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो मीठी गंध वाला पदार्थ एस्टर बनता है। When a carboxylic acid and an alcohol react in the presence of concentrated sulfuric acid, a sweet smelling substance called ester is formed. इक्वेशन में अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में देखो है क्लास 12th की क्लास इसके बाद होगी। अब देखते हैं 740 तक जो है यहाँ क्लास साइंस की ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, फिजिक्स की। एग्जाम्पल में आपको याद रखना है CH3 COOH, ये जो 3 है ना, इसको अपने बेस में लिखना है, H के नीचे लिखना है CH3 COOH प्लस C2H5OH एरो CH3 COOC2H5 प्लस H2। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो आंसर को देखेंगे यहाँ पे कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायता करता है। साथ ही यह भोजन के साथ आने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य भी करता है। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। तो देख लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टोमक क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम दैट facilitates the action of the enzyme pepsin. Additionally, it kills harmful bacteria that may enter the stomach along with food. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के परिवहन में क्या अंतर है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिएक्शन। डियर बता चुका हूँ कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन के बाद जो है उसकी एक क्लास पूरी होगी न्यूमेरिकल की और रिएक्शंस की, तो चिंता नहीं करनी है, बस चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो डेली क्लास आ रही है अटेंड करते रहो। जिस दिन जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोग उस दिन पूरी मेहनत के साथ, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़िए। आपका जो पूरा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट करा करके जाने वाला हूँ। इंग्लिश में अगर बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो देखो, जाइलम जड़ों से जल और खनिज लवणों को ऊपर की और पत्तियों तक पहुंचाता है, यह निर्जीव ऊतक है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, यह एक जीवित ऊतक है। जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, इट इज अ नॉन लिविंग टिश्यू। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड इन द लीव्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इट इज अ लिविंग टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों 11 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधा कहाँ से प्राप्त करता है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहले देखो CO2 की बात करते हो, CO2 कहाँ से आता है, वायुमंडल से रंध्रों द्वारा, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। जल जो है मिट्टी से जड़ों द्वारा, वाटर जो है फ्रॉम द सॉइल थ्रू रूट्स। सूर्य का प्रकाश आता है सूर्य से क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित करके। सनलाइट जो आती है एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सन बाय क्लोरोफिल। खनिज जो है जिसके अंदर आपका नाइट्रोजन फास्फोरस आदि है, मिनरल्स जिसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस है, ये आता है मिट्टी से जल के साथ, फ्रॉम द सॉइल अलोंग विथ वाटर। नेक्स्ट चलते हैं, SST भी करेंगे, उसके साथ इंग्लिश भी करेंगे, संस्कृत भी करेंगे, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो देख लेते हैं इसको भी अच्छे से। Reflex actions are primarily controlled by the spinal cord because they require immediate responses. The brain does not directly control these actions, but the information about the event is sent to the brain for recording and future learning. हिंदी में अगर बात करें, प्रतिवर्ती क्रियाएं मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा
नियंत्रित होती हैं क्योंकि इनमें तुरंत निर्णय की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क इन क्रियाओं को सीधे नियंत्रित नहीं करता, लेकिन होने वाली घटना की सूचना मस्तिष्क तक भेजी जाती है ताकि भविष्य के लिए याद रहे। क्वेश्चन नंबर 13 है, पादप हार्मोन क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। व्हाट आर प्लांट हार्मोन्स? गिव 2 एग्जांपल्स। तो वे रासायनिक पदार्थ जो पौधों में वृद्धि, विकास और पर्यावरण के लिए प्रति अनुक्रिया का समन्वय करते हैं पादप हार्मोन कहलाते हैं। Chemical substances that coordinate growth, development and responses to the environment in plant are called plant hormones. एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, ऑक्सिन है जो कि वृद्धि में सहायक होता है, एब्सिसिक अम्ल है वृद्धि रोधक है। ठीक है, ये जो है एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखना है। वृद्धि हार्मोन का नाम लिखिए तो ऑक्सिन याद रखना है। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सिन जो है ग्रोथ प्रमोटर है, एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? यहाँ पे देखो है, डीएनए प्रतिकृति प्रजनन की मूल प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करती है कि संतति कोशिका में जनक के समान आनुवंशिक गुण हो। यह जीवों की शारीरिक संरचना और ब्लूप्रिंट को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, साथ ही विभिन्नताएं भी पैदा करती हैं। DNA copying is the fundamental process of reproduction. It ensures that the offspring receives the same genetic traits as the parent. It is essential for maintaining body design and blueprints while also introducing variations. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, परागण और निषेचन में क्या अंतर है? What is the difference between pollination और fertilization? परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है, जबकि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन यानी मिलने की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। परागण एक बाहरी प्रक्रिया है, निषेचन आंतरिक प्रक्रिया है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। Pollination is an external process while fertilization is internal. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी लेंस की एक डायोप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। तो एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यदि फोकस दूरी धनात्मक है तो वह उत्तल लेंस, और यदि ऋणात्मक है तो वह अवतल लेंस है। फॉर्मूला जो आपको रखना है याद, P = 1/f, और जो f रहता है बच्चों मीटर में रखना है याद। One diopter is the power of a lens whose focal length is 1 meter. If the focal length is positive, it is a convex lens, and if negative, it is a concave lens. ये याद रखिए क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल याद करेंगे ना तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव है क्षमता, फोकस दूरी क्या है, धनात्मक है तो उत्तल लेंस है, और अगर ऋणात्मक है तो अवतल लेंस है। तो देखो अवतल लेंस में आपको फोकस दूरी जो है वो 30 या 15 या 20 दे रखी होगी, तो ऑटोमेटिक खुद से ही जब आप सॉल्व करेंगे उसमें नेगेटिव साइन लगा देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर वेयर ऑल द लाइट रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल फोकस। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है। ये डायग्राम की सहायता से जो है आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आपको लेकर के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहेगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? जल्दी से देख लीजिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारों का टिमटिमाना यानी वाई डू स्टार ट्विंकल। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पृथ्वी का वायुमंडल निरंतर बदलता रहता है, जिससे तारों से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन कोण भी बदलता है। इस कारण आंखों तक पहुंचने वाला प्रकाश कम ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट है, इसी को अगर हम इंग्लिश वाले मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर हम बात करें, द ट्विंकल ऑफ स्टार्स इज कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर चेंजेस कॉन्स्टेंटली causing the refraction angle of starlight to vary. Consequently,
द अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग अवर आइज कीप फ्लक्चुएटिंग। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, टिंडल प्रभाव क्या है, एक उदाहरण दीजिए। टिंडल प्रभाव क्या है, एक उदाहरण दीजिए। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, गिव एन एग्जाम्पल। तो इसमें है देखो, जब प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन या सूक्ष्म कणों जैसे धुआं धूल से टकराती है तो वह फैल जाती है और प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है। इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश का गुजरना। घने वितान का मतलब समझ लो कि घना जंगल है और उस पत्तियों के बीच में थोड़ा सा रास्ता मिलता है, तो आपको एक सीधी लाइन जो आती हुई दिखती है, तो उसमें आपको धूल के कण चमकते हुए दिखाई देते हैं, उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। When a beam of light strikes colloidal particle or fine particles like smoke or dust, it scatters and the path of the light becomes visible. This is called the Tyndall effect. Example: sunlight passing through the canopy of a dense forest. Next important question है ओम का नियम लिखिए, स्टेट ओम्स लॉ। तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहें तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। V is equal to IR. According to this law, if the physical conditions of a conductor like temperature remain constant, the potential difference across its end is directly proportional to the current flowing through it. इसके लिए फॉर्मूला V is equal to IR जो है आपको अच्छे से याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इस बार आना ही आना है ये क्वेश्चन, तो इसको जो है बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इसको देख लेते हैं। इसमें है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। तो इसमें है देखो, पहला चालक की लंबाई पर, यानी लेंथ ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड है चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। फोर्थ है तापमान पर, टेम्परेचर पर। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजिंग विथ एन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। 25 क्वेश्चन आज कवर कर लेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है कल देखते हैं, कल मॉर्निंग में अगर क्लास हो गई या फिर कल इवनिंग में कर लेंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के दो व्यवहारिक उपयोग लिखिए। विद्युत हीटर यानी राइट टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत हीटर इस्त्री और टोस्टर में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए। इन इलेक्ट्रिक हीटर्स आयरन्स एंड टोस्टर्स टू प्रोड्यूस्ड हीट। सेकेंड है विद्युत फ्यूज में, जहां अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर तार पिघल जाता है और परिपथ टूट जाता है, जिससे सुरक्षा होती है। इन इलेक्ट्रिक फ्यूजेस वेयर द वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इट्स इफ एक्सेसिव करंट फ्लो प्रोवाइडिंग सेफ्टी। क्वेश्चन नंबर 23 है, ओजोन परत क्या है, यह क्यों क्षीण हो रही है या पतली हो रही है। What is the ozone layer? Why it is depleting? तो ओजोन का फॉर्मूला याद रखिए O3। ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। यह मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायनों के उपयोग के कारण क्षीण हो रही है या फिर डिप्लेट हो रही है। द ओजोन लेयर इज अ लेयर इन द अर्थ एटमोस्फियर दैट एब्जॉर्ब harmful ultraviolet radiation from the sun. It is depleting primarily due to the use of chemical like chlorofluorocarbons. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आज जैसे कि मैंने कहा 25 क्वेश्चन तक आज कवर करेंगे। तो इसमें है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। और अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस वाले चैनल को भी कंपोस्टर ब्लॉग्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो धोने का सोडा क्या है, पहले यहाँ पे देखो, कांच साबुन एवं कागज उद्योग में। वॉशिंग सोडा इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज। सेकंड है जल की स्थायी कठोरता दूर करने में फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट उसके बाद है बेकिंग सोडा का आपसे पूछा है, बेकिंग सोडा के दो तो बेकिंग पाउडर बनाने में, जो कि खाना पकाने के लिए होता है। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर फॉर कुकिंग। सेकेंड है सोडा अम्ल अग्निशामक में, यानी इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए। वाई शुड प्लास्टर ऑफ पेरिस बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, नमी या जल के संपर्क में आकर तुरंत जिप्सम यानी CaSO4.2H2 में बदल जाता है, जो एक बहुत कठोर पदार्थ है।
इसके कारण यह उपयोग के लायक नहीं रहता, इसलिए इसे नमी से बचाना जरूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रिएक्ट्स विथ मॉइस्चर टू क्विकली टर्न इनटू जिप्सम विच इज़ अ वेरी हार्ड सब्सटेंस। दिस मेक इट यूजलेस फॉर फर्दर वर्क, हैंस इट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर। तो बाकी के जो क्वेश्चन है ओवरऑल जो है लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके शॉर्ट हैं। तो कल कोशिश करेंगे, कल की जो क्लास है क्योंकि आज लेट हो गया, अभी इसके बाद फिजिक्स की क्लास होनी है क्लास 12th वालों की, फिर पॉलिटिकल की क्लास होनी है, तो वो काफ़ी लेट हो जाएगा। तो आज की जो क्लास है इसमें आज के 25 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो में आएगी, आई होप कि अगर उधर ठीक नहीं होता है, जो प्रॉब्लम आ रही है, तो नेक्स्ट क्लास भी हमारी इसी चैनल पर आएगी। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहना है और बाकी की 3 क्लासेस की अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है और इसका जो है रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल की लाइव क्लास में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं हैं आपके साइंस के पेपर के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। होली जैसे भी रही बहुत अच्छी रही सबकी, आई होप कि आप सभी की भी अच्छी रही होगी और आप सभी ने खूब इन्जॉय भी किया होगा। बट अभी जो है 1-2 दिन का जो टाइम है इसके अंदर बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है, ठीक है। समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है, टाइम बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। तो जितना हो सके ये 2 दिन में बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है आपके साइंस के पेपर की। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोग PDF परचेज कर सकते हैं, साइंस की, SST की, इंग्लिश की, संस्कृत की। तो जिस सब्जेक्ट की आपको PDF परचेज करनी है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑफर जो था वो सिर्फ 4 मार्च के लिए था, 4 मार्च कर रहा हूँ सॉरी 3 मार्च तक के लिए था, 3 मार्च रात 12 बजे तक। तो अब वो ऑफर जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब उस ऑफर पर किसी बच्चों को PDF नहीं मिलने वाली है। तो रिक्वेस्ट है कि बच्चों पर्सनली मैसेज करके ना करो। मैंने पहले भी कहा था कि पर्सनली PDF किसी को नहीं भेजी जाएगी और ऑलरेडी हमने जो जहाँ देनी थी वो हमने दे दी है, वो सब एक्सपायर हो चुका है। अब जो है हमें आगे फोकस करना है, ठीक है। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलेंगे कल की लाइव क्लास में शाम 6 बजे। अगर उधर इधर रहेगा मेन उस पर तो फिर यहीं पर जो है आपका लाइव होगा। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल लाइव क्लास में।